किसान मर जाए, जवान मर जाए, भारत का सब मर जाए, तबाह हो जाए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही चलाना है कि जो मैं कहकर जा रहा हूं। जेपी नड्डा पर हमला संविधान का खुला उल्लंघन, दलितों पर हमला संविधान के पक्ष में है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मुसलमानों पर हमला संविधान के पक्ष में है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला संविधान के पक्ष में है। बोल दीजिए। भाजपा को पता है कि हमले की राजनीति से हम का सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, करते हैं सिर्फ संघ का साथ, संघ का विकास, संघ का विश्वास, तभी तो संघ प्रमुख जा रहे हैं चुनाव प्रचार में आज। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर है। बात करेंगे बंगाल को लेकर। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगी जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर गए, 2 दिन वहां पर रहे, प्रचार प्रसार किया। उसके बाद कहा कि यहां पर हम कई 100 बीजेपी के दफ्तर खोलेंगे। वो पैसा कहां से आएगा, एक तो ये सवाल। दूसरा है, जब वो वहां से लौट रहे थे उनके काफिले पर हमला हो जाता है। बड़ा ही नाटकीय रूप से मीडिया उसको इस तरह से पेश करता है कि देश न जाने कितनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई है और उसे उसी तरह से पेश करता है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी बीजेपी के बड़े नेता प्रचार करने जाते हैं तो उनके यहाँ हमले होने शुरू हो जाते हैं। आपको 2013 की रैली या 2014 के जो चुनाव हुए थे उससे पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब सभा कर रहे थे बिहार के अंदर तो वहां पर बम विस्फोट हुआ था। और ऐसे तमाम वाकया हुए हैं जिस पर बात करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर के पास में आया हूं। सर, मैं जानूंगा कि बीजेपी के नेताओं पर जब हमले होते हैं उसे किस तरह से वो कैश करती है, उसका किस तरह से चुनाव में फायदा लेती है और पब्लिक को किस तरह से मीडिया बताता है। मैं आपसे जवाब चाहता हूं सर। देखिए, आपने सवाल किया कि हमले होते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको मैंने प्यूरिफाई वर्ड बता रहा हूं। जी जी जी। हमले होते नहीं हैं जी, हमले कराए जाते हैं और ये सुनियोजित ढंग से प्लान होता है। पहले से रोड मैप तैयार होता है। पहले दिल्ली से जब प्रोग्राम बनता है कि मुझे बिहार जाना है, बंगाल जाना है, केरल जाना है, हैदराबाद, कहीं भी, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के तमाम समर्थित संगठन, संघ का एक बहुत बड़ा माने नेटवर्क है, उसके कई उसके अधीन चलने वाले छोटे छोटे संगठन हैं, वो तमाम संगठनों को एक्टिव कर दिया जाता। होशियार, खबरदार, वो मुगल के जमाने में नहीं चलता था, आ रहे हैं तो वो साहब जब यहां से चलेंगे पहले तो मीडिया मैनेज यहीं कर लिया जाता और मीडिया को बता दिया जाता कि इतने बज के इतने सेकंड पर हमले होंगे और तुम सारा न्यूज छोड़ देना। किसान मर जाए, जवान मर जाए, भारत का सब मर जाए, तबाह हो जाए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही चलाना है कि जो मैं कहकर जा रहा हूं। और नेशनल मीडिया पर चलाना, नेशनल मीडिया पर चलाना, रीजनल पर हमला। और आप बंगाल में चल रहा है दिल्ली के चैनलों पर, जबकि बंगाल में भी चैनल है। आपको पता है जितना भी न्यूज 18 नेटवर्क हो या जी नेटवर्क हो या तमाम नेटवर्कों में रीजनल चैनल्स हैं। बिहार, बंगाल, उड़िया, कन्नड़, मराठी, सारे रीजनल चैनल है। हमले होंगे कलकत्ता में, सारे नेशनल चैनलों में जेपी नड्डा पे हमला, जेपी नड्डा पे हमला। किसान पे हमले हो रहे हैं, ये मौजू नहीं है। किसान 10 शहीद हो गए, किसी चैनल ने इसको अभी तक नहीं चलाया कि प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शन शब्द ठीक नहीं, धरने के दौरान 10 किसान जो है वो शहीद हो गए। ठीक है, क्यों शहीद हुए, कैसे उनकी मौत हुई, क्या कारण रहा, इन विषयों पर किसी प्रकार से चर्चा नहीं होनी है। चर्चा यह होना है कि वो पत्थर का टुकड़ा जो रेलवे ट्रैक से उठाकर लेकर बैग में कोई गया था और वहीं जाकर वो निशाना बनाकर हमलावर कितना एक्सपर्ट था, कैसे उसको उतना मौका दिया सुरक्षा एजेंसियों ने। ममता बनर्जी कह रहे हैं इस बात को कि सीआईएसएफ और बीएसएफ जो अर्ध सैनिक बल हैं, जो केंद्र के द्वारा निर्देशित होते हैं और चलाए जाते हैं, यानी केंद्रीय अर्ध सैनिक बल हैं, वो उनके जिम्मे था जेपी नड्डा जी का सुरक्षा। तो चूक किससे हुई? बंगाल पुलिस की तो कोई उसमें भूमिका ही नहीं है। बंगाल पुलिस तो आगे पीछे दाएं बाएं होगी कहीं, लेकिन हमला होता और हमला होता उसी कार पर जाकर लगता है वो, जिस पर बंगाल भाजपा के प्रभारी बंगाल को बर्बाद करने का कसम खाकर वहां डेरा डाले हुए, अपने घर द्वार को छोड़कर वहां बंगला, उनको भाजपा ने बंगला दे दिया है, वहीं वो हैं कैलाश विजय वर्गीय। कितने वर्ग में वो बांटेंगे, विजय वर्गीय उनका नाम है। उन पर हमला होता, उनके कार के सारे शीशे चूर हो जाते हैं और यह भी बताया जा रहा है कि उनके हाथ टूट गए। अच्छा। फ्रैक्चर हो गया, चैनल बता रहा। अच्छा।
अब ये कैलाश विजयवर्गीय साहब खुद आकर चैनल के सामने जरा हाथ दिखावे कि है काम का, चुनाव तक चलेगा कि तो काट पीट के दूसरा लगाना पड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन चैनल वाले ये बता रहे कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में बुरी तरह फ्रैक्चर है साहब। अच्छा। हाँ, बहुत जबरदस्त हमला हुआ था, ये समझिए कि आतंकवादी हमला की तरह उनको दिखाया जा रहा। सवाल नंबर 1 कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ही इस तरह के रैलियों में, आपने अच्छा याद दिलाया 2014 चुनाव से पहले मोदी जी पहली बार बिहार जाते हैं, उस समय नीतीश कुमार जी भी मोदी जी के खिलाफ थे, उस समय आरजेडी कांग्रेस भी खिलाफ थी, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था और नीतीश कुमार जी अकेले लड़ रहे थे चुनाव और मोदी जी का विरोध कर रहे थे। व्यक्तिगत विरोध था, वो पार्टी का विरोध नहीं था। भाजपा से उनका कहना था कि मेरा तालमेल है। मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना नहीं चाहते थे, ये नीतीश जी का स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड। ऐसी परिस्थिति में बिहार में कैसे बैटिंग की जाए और बिहार के पिच पर अच्छा रन कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक रोड मैप तैयार हुआ और पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की गई। लेकिन रैली जैसे शुरू होता है, देखिए आतंकवादियों की ट्रेनिंग भी देखिए, आतंकवादी मिलता ना तो मैं उसको मारता कम और दौड़ाता ज्यादा। अबे सुअर के बच्चे, हरामखोर, मूड तो खराब हो जाता सुन के। रैली शुरू हो रही, मोदी जी का भाषण हो रहा है, 1 किलोमीटर का गैप है, गांधी मैदान बहुत बड़ा मैदान है, 1 किलोमीटर। भाषण हो रहा है इस गेट पर, यानी मंच जिधर है, और बम विस्फोट हो रहा है उस गेट पर जो मंच से तकरीबन 90-100 मीटर, 1 किलोमीटर के करीब करीब वो दूर है। और वहां एक छोटा सा बम विस्फोट होता है जिसमें 4-5-10 लोग घायल होते हैं, शायद 1-2 के मरने की भी सूचना आ जाती है। और उसके बाद जो मीडिया वालों ने हंगामा किया साहब, मोदी जी के ऊपर जानलेवा हमला और इस्लामिक टेररिस्ट और मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया। अब सवाल मैं करता हूं, ये बंगाल के लोग सुनेंगे इसको, अब मैं सवाल करता हूं कि वो जो हमला हुआ था 2014 के चुनाव में, कौन थे हमलावर, उसको दाब क्यों दिया गया उस बात को, वो बात दफन कैसे हो गई, उसको उजागर क्यों नहीं किया गया। वो बम फोड़ने वाले, वो हमला करने वाले, वो मोदी जी की जान लेने वाले, मोदी जी के खून के प्यासे लोग, वो कौन थे, किस संगठन के थे, किस तंजीम के थे, किसने उसे वो वहां भेजा था, ये बात तो जनता के बीच में आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में ये बात आनी चाहिए। जो वहीं की वहीं खत्म हो गई, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक प्लान था, माहौल बना बिहार में, अंजाम आपके सामने है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ी, नीतीश कुमार जैसे लोग सरेंडर हो गए, नीतीश कुमार हताश हो गए और उसी हताशा निराशा में नीतीश कुमार ने 2015 में लालू यादव से गठबंधन किया। वो जो हार 2014 में हुई, उससे नीतीश कुमार परेशान हो गए और उस परेशानी के कारण उन्होंने 2015 में लालू जी से समझौता किया था। ये क्यों हुआ? इसलिए कि फर्जी एक क्रिएट किया गया माहौल हमले का। तो भाजपा को पता है कि हमले की राजनीति से हम का सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हमला करने में ये पार्टी खुद माहिर है, इनके यहां एक प्रशिक्षित वर्ग है संघ में जिसका काम हमला, चाहे वो गौरक्षा के नाम पर हमला हो, चाहे वो किसी और के नाम पर हमला हो। और पॉलिटिकल हमले की बात है, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हमला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, तमाम ओपन वीडियो आए हुए हैं। इससे पहले बिहार का एक की तस्वीर आपको याद होगा, आप उसको देखें, दिखाएं भी लोगों को, लोगों का मेमोरी कमजोर हो जाता है। पप्पू यादव की पार्टी का किसान के समर्थन में ही धरना था, प्रदर्शन था, सड़क पे वो लोग जा रहे थे। तो वो जो रोड है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी और जेडीयू सब का कार्यालय है, उस वीरचंद पटेल पथ उसको कहते हैं, उस पथ से वो यात्रा निकल रही थी और जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के गेट के समक्ष से वो गुजर रहा था, उस पर इस कदर हमला हुआ और इस तरह से उसकी पिटाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लठ कहां से आया इतना, आप देखेंगे, उस तस्वीर को फिर से दिखाएंगे आप, डिस्प्ले में चला देता हूं और दर्शक देख सकते हैं। हाँ, उसको वो बाज़ाब्ता सैकड़ों की तादाद में लाठी लेकर
कार्यकर्ता निकलते हैं और खूब पीटते हैं और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो हमले का जो रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का, इनके पास लठ है, इनके पास तलवार, इनके पास और बहुत कुछ है, मैं कह नहीं सकता हूं कैमरे पर, लेकिन लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तस्वीरें आती हैं सामने। वापस आते बंगाल पर। जी, अब बंगाल आप आइए, चूंकि इनका लक्ष्य क्या है, हिंदी भाषी राज्यों पर तो इनकी पकड़ हो चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये हिंदी भाषी प्रदेश, इन पर लगभग राजस्थान में भले सरकार कांग्रेस की है, पकड़ भाजपा की है। वो अपने जिला पंचायत के चुनाव का परिणाम भी देख लिया। बिल्कुल। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में इनकी पकड़ पूरी हो चुकी है। अब इनका टारगेट है तमिल, तेलुगु, मलयालम, साउथ इंडिया, कन्नड़ और बंगला और उड़िया, जो माने नॉन हिंदी बेल्ट है, उस पर आसाम में इन्होंने कब्जा कर लिया, जो नॉन हिंदी बेल्ट था। बंगाल इनका मुख्य लक्ष्य है। नॉन हिंदी बेल्ट की जब मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा प्रदेश बंगाल है, इसको फिर से आप समझें। आंध्रा से भी, कर्नाटक से भी, और तमिलनाडु से भी, केरल से भी, असम से भी ज्यादा जो एमपी और एमएलए हैं वो बंगाल से आते हैं। इनका लक्ष्य, अच्छा, पोलराइज करने के जो हथियार हैं इनके पास, वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति जिससे इनकी चमकती है, उसमें बंगला का जो बेल्ट है वो इनके लिए समझिए कि वो मील का पत्थर साबित होगा इनकी राजनीति में। वहां से बहुत कुछ कर सकते हैं, वो प्रयोगशाला इनका बन सकता है, वो सारी बातें। इसीलिए आज मोहन भागवत जी जा रहे हैं बंगाल, उस बिहार भी गए थे, वो बिहार भी गए थे, आज फिर वो जा रहे हैं मोहन भागवत। हालांकि बंगाल के लोगों से मैं कहता हूं, बंगाल के लोग कहे जाते हैं, और मैं भी मानता हूं कि बड़े शालीन होते हैं और तार्किक होते हैं। मैंने बहस में कहा हुज्जते बंगाल बड़ा प्रसिद्ध, तार्किक होते हैं। तो तर्कों के आधार पर मैं बंगाल के भाइयों से कहना चाहता हूं कि जरा आप देखो कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या बंगाल के लोगों की यह प्रवृत्ति है, सवाल नंबर 1, कि वो आए हुए अतिथियों पर हमले करते हैं? सवैया बंगाल के लिए मैं कह रहा हूं, क्या बंगाल के लोगों की यह मानसिकता है? क्या वहां की यह सभ्यता है? क्या वहां की यह संस्कृति है? ये जो घटनाएं घटाई जा रही हैं, इससे बंगाल की छवि जो बिगड़ रही है, तो ये बंगाल के लोगों को फैसला करना होगा। तो सीधा सीधा बोल रहे, भाजपा की असुरक्षित जगह है बंगाल। हाँ, असुरक्षित जगह का मतलब क्या कि बंगाली, इसका मतलब बंगाली आतंकी माइंड के होते हैं। हाँ। इसका मतलब बंगाल के लोग जो है वो कुछ असभ्य हैं, उनको संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना नहीं। ये बंगालियों का बहुत बड़ा अपमान है जो टीवी चैनल वाले पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से दिखा रहे हैं। ये बंगाल का अपमान हो रहा खुलेआम। और मैं कहता हूं ये हमले जो हुए हैं वो सुनियोजित ढंग से हुए हैं जेपी नड्डा के ऊपर, और हमले का उद्देश्य यही है कि वहां पर माहौल खड़ा किया जाए अपने फेवर में। एक बात बताइए, कैलाश विजयवर्गीय वहां पहले से, दिलीप घोष है, महाबुल सुप्रियो है, बड़े नेता हैं, क्योंकि और उसके बाद सेंट्रल वालों पर ही हमला क्यों हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं हमले होने थे तो सीपीएम पर हो जाते, सीपीआई पर हो जाते, कांग्रेस पर हो जाते, भाजपा पर क्यों? ये सवाल है। जानते हैं क्या होता? गांव में 2 व्यक्ति का, यदि 2 व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, 2 परिवार की जमीन का अगर झगड़ा हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको टीएमसी भाजपा कार्यकर्ता भिड़ंत बता रहे हैं। कारण क्या होता है? हम लोग गांव में रहे हुए आदमी हैं। गांव में 2 परिवार का झगड़ा होता है तो जाहिर सी बात है हर परिवार किसी न किसी दल से जुड़ा है। तो जिस परिवार की पकड़ सत्ताधारी दल यानी टीएमसी वहां सत्ता में, सत्ताधारी दल से ज्यादा है, तो जो कमजोर पक्ष पड़ता है ना, वो फिर उस दल को पकड़ता है जो दल उसके बाद मजबूत दिखते हैं। टीएमसी के बाद कहीं ना कहीं अब भाजपा मजबूत दिखने लगी है। तो जाहिर सी बात, अगर एक परिवार टीएमसी की तरफ जाता है तो दूसरा परिवार भाजपा की तरफ, और भाजपा उस मैटर को ऐसा चमका रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर टीएमसी का हमला, पुलिस की गुंडागर्दी और फला और चिला, मतलब जबकि झगड़ा क्या है, जब आप रिसर्च करेंगे पता चलेगा गांव में एक छोटा सा जमीन का डिस्प्यूट है। ये सब ड्रामे बंगाल में हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक मामला यह है कि आप देखिए कि जब हमले इतने हो रहे हैं तो फिर केंद्रीय गृह मंत्री भी जा रहे हैं, आज मोहन भागवत भी जा रहे हैं। उसी असुरक्षित जगह पे बार बार क्यों जा रहे हैं भाई? क्या है बंगाल में? चुनाव ही तो है ना, आप चुनाव लड़ लेना। चुनाव तो केंद्रीय एजेंसियां कराएंगे ना। चुनाव आयोग तो केंद्र द्वारा संचालित है, और चुनाव में सारी केंद्रीय सुरक्षा बल
तैनात होती है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता। ये हम लोग चुनाव में देख रहे हैं, तमाम बूथों पर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और वो जो तिब्बत भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के जवान जाते हैं। ये चुनाव में हम लोग सदैव देख रहे हैं। तो फिर आपको डर किस चीज का है? बंगाल पुलिस की तो कोई भूमिका ही नहीं रहेगी साहब। लेकिन डर का मामला नहीं, इन्हें माहौल बनाना। और राज्यपाल का इस्तेमाल देखिए, राज्यपाल के शब्द देखिए। राज्यपाल का बयान आया कि जेपी नड्डा पर हमला संविधान का खुला उल्लंघन। तो जेपी नड्डा पर हमला संविधान का खुला उल्लंघन। दलितों पर हमला संविधान के पक्ष में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मुसलमानों पर हमला संविधान के पक्ष में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला संविधान के पक्ष में है। बोल दीजिए क्या मतलब है? अरे हमला चाहे किसी पर हो, आप राज्यपाल, आपको भाजपा ने बना दिया तो आप मर्यादा ही भूल गए। आपकी भी एक मर्यादा है, आप राज्यपाल हैं, संवैधानिक पद है, आपको संतुलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप सीमाओं से बंधे हुए हैं साहब। आप हम जैसे लोग नहीं है कि कुछ भी बोल के और फिर हम बार बार माफी भी मांग लेंगे। हम लोग चूंकि कभी कभी बोलते समय कुछ बोल जाते हैं, लेकिन आप तो संवैधानिक। एक सवाल आपसे, जितने मंत्री जा रहे हैं सभी जाते हैं पहले सीधा सीधा मंदिर, जो उनका अपना स्ट्रेटेजी है, हर जगह जाते हैं और फिर वो नेशनल मीडिया पे भी चलता है। और ममता पे इल्जाम लगाते हैं कि आप सिर्फ मस्जिदों की बात करती है, जबकि वो चर्च को भी पैसे दे रहे हैं, पादरी को, वो मंदिर के पुजारी को पैसे दे रही है, वो मस्जिद के इमाम को भी दे रही है। देखिए इनका आपने अच्छा याद दिलाया ये सवाल। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को, बंगाल के रिकॉर्ड को निकाल कर देखेंगे। पूरे भारत में इनका यही रोल है। बंगाल में चाहे अमित शाह जी जाएं, चाहे नड्डा जी जाएं, चाहे विजयवर्गीय हों, चाहे इनके कोई भी नेता जाएं, ये पहले से प्लान होता है। वहां इनकी पूरे पुजारियों की एक टीम बनाई। तो पुजारी को तो पैसा दीजिए, जैसे मौलवी साहब को पैसा दीजिए, जमा कर लीजिए जलसे में 100 मौलाना जमा कर लीजिए, वैसे लोग पुजारियों को जमा करते हैं। 100-200 पांडा जमा होते हैं, हवन का आयोजन होता है, खूब जबरदस्त कार्यक्रम होता है, और उसके बाद भव्य आयोजन इनका होता है और टीवी चैनलों पर उसका प्रसारण होता है। हिंदू 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 कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। करते हैं सिर्फ संघ का साथ, संघ का विकास, संघ का विश्वास। तभी तो संघ प्रमुख जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। आज ममता दीदी का शुरू से रहा है, किसी भी चीज पर जब बोला तो बोला, किया तो किया, चाहे सीएनआरसी हो, जो विरोध किया तो किया, ढुलमुल नहीं। नोटबंदी पर विरोध किया तो किया, ढुलमुल नहीं। जिन नीतियों पर भी ममता बनर्जी ने विरोध या समर्थन किया है, पारदर्शी राजनीति है, ढुलमुल राजनीति नहीं। हिंदुओं के साथ भी अटूट प्रेम, मुसलमानों से भी अटूट प्रेम, सिखों से भी, ईसाइयों से भी। और आप देखेंगे वहां की संस्कृति जो बंगाल की है उसको बचाने का काम ममता बनर्जी कर रहे। वामपंथियों में भी ये मामला नहीं था, वन साइडेड कहीं ना कहीं होता था, वो तो अधर्मी पार्टी है, उसमें उसको धर्म से उतना लगाव। लेकिन ममता बनर्जी धार्मिक होते हुए धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सभी धर्मों का सम्मान करती है। जहां भव्य दुर्गे का आयोजन हो रहा, बड़े बड़े पंडाल हो रहे हैं, सरकार की देखरेख हो रही, निगरानी हो रही, उनके आयोजन पर सरकार पैसे दे रही है। इस बार 50,000 रुपए का मामला था। दुर्गा पूजा बड़ी फेमस होती है। उसी तरह से चाहे मुहर्रम हो, ईद मिलादुन्नबी हो, जितने भी त्योहार मुसलमानों के, सरकार उसमें भी पूरी भूमिका निभाती है। और जिस तरह से आप देखेंगे सिखों के साथ भी, ईसाइयों के साथ भी, ममता बनर्जी रियल में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का फार्मूला अगर किसी ने लागू किया है तो वो ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी को इस समय का आयरन लेडी कहा जाएगा। हां, विकास की गति कुछ धीमी हुई है बंगाल में, उसके कई कारणों में एक प्रमुख कारण है कि केंद्र ने लगातार बंगाल के साथ असहयोग किया है, प्लान बनाकर बंगाल के साथ असहयोग किया ताकि ममता बनर्जी विकास के लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, क्या ये जो स्ट्रेटेजी बीजेपी यहां यूज कर रही है ये कामयाब हो पाएगी बंगाल में? देखिए मुझे लगता बंगाल में कामयाब नहीं होगा। ये लोग बंगाली को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। अभी एक नया ड्रामा मध्य प्रदेश, सबसे समझदार माने गए मैं नोबेल पुरस्कार से, जी सारे नोबेल पुरस्कार में भी वो हर चीज में। और जब इतिहास को खंगालेंगे तो बंगाल का नाम एक अलग अंदाज में लिया जाता है। और हम लोग उर्दू दां उसको हुज्जते बंगाल के नाम से जानते हैं। जिरे बहस समझना, किसी भी चीज को बारीकी, ये सारा मामला खूबी है। मैं बिल्कुल मुख्तसर में आपको बताऊं कि देखिए बंगाल में ये सफल इसलिए नहीं होंगे कि बंगाल के लोगों की, बंगाल में इनको कहां वोट मिल रहा है,
उत्तर प्रदेश और बिहार के जो हिंदी भाषी लोग वहां हैं, नॉन बंगाली, वो भारतीय जनता पार्टी के पास। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का आज नया ड्रामा आया। अमिताभ बच्चन की जो सास है, माने जया बच्चन की माँ, वो मध्य प्रदेश में कहीं रहती है। वो मध्य प्रदेश की गृह मंत्री आज मिलने गए थे, वो बंगाली हैं। अच्छा, ठीक है। और उनसे मिलकर उनसे कहा जा रहा है, एक अंतिम बात बंगाल के लोगों के लिए, एकदम उनसे कहा जा रहा है कि आप अपील कीजिए बंगाल के लोगों को कि राष्ट्रीयता अपने अंदर जगाएं। अरे इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? यानी इतने सालों से राष्ट्रवादी सोच बंगाल वालों की नहीं थी क्या? अब वो राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावनाएं अपने अंदर वो जगाएंगे। ये अब भाजपा के लोग उनको सिखा रहे हैं। यानी बंगाल के लोग अब तक राष्ट्र की मुखधारा से कटे थे, उनको भारत से कोई लेना देना था, भारत में कोई भूमिका नहीं। इसका मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपने इतिहास से हटा दिया, इसका मतलब टैगोर को आपने इतिहास से हटा दिया। अरे जिस धरती से आप खुद नाम ले लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते, वो तो खुद उसी बंगाल के हैं जो राष्ट्रवाद के प्रखर समर्थक है, जो आपकी पार्टी के जनक भी हैं। और आप बंगाल को राष्ट्रवादिता सिखा रहे हो। ये सारी बातें बंगाल के लोगों को समझ नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने इतना वक्त दिया।